Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। आज हम कंपनी में बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को उनके फॉर्मेट के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उसमें क्या हेड होते हैं, क्या सब हेड होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी यहाँ फॉर्मेट के माध्यम से प्रदान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया है पहले ही तो वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ अब हम बहुत जल्दी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें। ये यूनिट नंबर 4 का सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम कॉर्पोरेट अकाउंट या कंपनी अकाउंट कहते हैं। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकाकी व्यापार या पार्टनरशिप के लेकर नहीं आए। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज़ के लेकर आए हैं कि एक कंपनी पर्टिकुलर कौन से स्टेटमेंट बनाती है और किस सेक्शन में उनको मेंशन किया गया है। तो इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उनकी लिस्ट दी गई है 240 में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज़ एक्ट 2013 के किस सेक्शन में दिए गए हैं, तो आपके लिए जो सेक्शन हो जाएगा वो 240 हो जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि 240 में कितने स्टेटमेंट जो हैं एक कंपनी को मिनिमम बनाना पड़ेंगे, तो 5 स्टेटमेंट कंपनी को बनाना पड़ेंगे। हर कंपनी जो कंपनीज़ किसी भी कंपनीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको ये मिनिमम 5 स्टेटमेंट कंपलसरी तौर पर बनाना होंगे। और इन स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, अब ये समझ लेते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या हैं। तो याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है, मतलब वित्तीय लेखांकन का अंतिम उत्पाद माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वित्तीय लेखांकन कार्य का अंतिम उत्पाद क्या है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो आप बताएंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फाइनल आपका प्रोडक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मतलब वित्तीय लेखांकन कार्य का अंतिम उत्पाद जो है वो वित्तीय विवरण है। अभी हम जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ये हिंदी में है, इसके बाद इंग्लिश में भी एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो इन इंग्लिश और हिंदी वालों को किसी को भी इस वीडियो में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में हम प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी से अब हम बता देते हैं कि 240 के अंतर्गत जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 240 में जो 5 स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 देख लें, इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है। नंबर 1 आपको दिया गया है कि जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, सबसे पहले बैलेंस शीट बनेगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट जिसको हम लाभानी खाता या लाभानी विवरण कहते हैं, और अब इसका नाम इनकम स्टेटमेंट भी है। तो याद रखिए, अगर आपसे इनकम स्टेटमेंट बोला जाए तो आप उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट यानी लाभानी का विवरण ही मानेंगे। फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको दिया गया है जिसको हम रोकड़ बहाव विवरण कहते हैं, जिसमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का रिकॉर्ड किया जाता है। किन किन मदों से पैसा आया, किन किन मदों पर खर्च किया गया, कहाँ कहाँ से सोर्सेस ऑफ कैश मिले और कहाँ कहाँ से उनका एप्लीकेशन ऑफ कैश हुआ, इसके कॉम्बिनेशन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और AS3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसको भी आप याद रखें। अब इसके बाद समता में होने वाले परिवर्तनों का विवरण होता है जिसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कहते हैं। तो ये चौथे नंबर का स्टेटमेंट है जो सेक्शन 240 में बनाया जाता है। टोटल 240 सेक्शन में 5 स्टेटमेंट किसी भी कंपनी को बनाना कंपलसरी हैं। उन 5 स्टेटमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ 4 स्टेटमेंट आपने अभी तक देख लिया। 5वां स्टेटमेंट क्या होगा, तो नोट्स टू अकाउंट होगा। इसको विवरणात्मक टिप्पणियाँ कहा जाता है। मतलब
जो बैलेंस शीट में आपको लिखा हुआ है उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन को हम नोट्स टू अकाउंट कहते हैं, मतलब विवरणात्मक टिप्पणियाँ कहते हैं। और ये किसको डिफ़ाइन करता है, तो जो 5वें नंबर का आपका पॉइंट होता है वो बैलेंस शीट को डिफ़ाइन करता है। इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी याद रखिए कि बैलेंस शीट को डिफ़ाइन करने के लिए क्या बनाया जाता है, तो बैलेंस शीट को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है। मतलब बैलेंस शीट में जिन मदों को डायरेक्ट लिखा गया है उनके संबंध में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन का नाम नोट्स टू अकाउंट है। तो ये 5 स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 240 में मेंशन किए गए हैं। तो इन 5 को इसी क्रम में आप याद कर लें कि पहले क्या बनाया जाएगा, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट अब कंपनी की कौन से फॉर्मेट में बनाई जाएगी, तो केवल वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाएगी। कंपनीज एक्ट 1956 में क्या व्यवस्था थी, कंपनीज एक्ट 1956 में ये व्यवस्था थी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रारूप को बनाया जा सकता था। बैलेंस शीट दोनों प्रारूप में पहले बना सकते थे पुराने कंपनीज एक्ट में, लेकिन नए कंपनीज एक्ट 2013 में जो परिवर्तन हुआ है, अब फॉर्मेट बैलेंस शीट का सिर्फ क्या होगा, सिर्फ फॉर्मेट क्या होगा आपका, वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अब बैलेंस शीट बनाई जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट अब नहीं बनाई जाएगी। पहले जो पुराना एक्ट था उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रारूप में बनाया जा सकता था। अब लेकिन उदग्र प्रारूप ही आएगा या ऊर्ध्वाधर, जिसको हम इंग्लिश में वर्टिकल फॉर्मेट कहते हैं बैलेंस शीट का। और कंपनीज एक्ट 2013 कब अप्लाई हुआ, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कंपनीज एक्ट 2013 कब अप्लाई हुआ, तो ये अप्लाई हुआ था 12 सितंबर 2013 में। तो ये डेट भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इस डेट को आप याद रखें कि ये कब अप्लाई हुआ था। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हुआ था, भारत में लागू हुआ था 12 सितंबर 2013 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है आपके लिए। और कितनी धाराएं इस एक्ट में हैं, तो 470 धाराएं इस एक्ट में रखी गई हैं, 470 सेक्शन इस एक्ट में रखे गए हैं। अगर पूछ लिया जाए कितने शेड्यूल हैं, तो 29 शेड्यूल इसमें रखे गए हैं। और कितने इसके भाग हैं, कितने पार्ट हैं, तो 7 इसके पार्ट हैं, 7 इसके भाग हैं। ये 29 चैप्टर्स हैं। 29 क्या है, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स 29 हैं, 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स हैं। और शेड्यूल कितनी हैं, तो शेड्यूल इसकी 7 हैं। पूरा कंपनीज एक्ट जो लेटेस्ट में अभी अप्लाई है, जिसको हम कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ शेड्यूल यानी अनुसूचियों की संख्या 7 है। नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं, अध्याय की संख्या कितनी है, 29 है। और सेक्शन कितने हैं, 470 इसमें सेक्शंस हैं, मतलब धाराएं हैं। इस प्रकार से एक ये बहुत ही बड़े स्तर पर कंपनीज एक्ट बनाया गया है, क्योंकि इसमें 1 पर्सन कंपनी, इसमें पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, उन सारे प्रोविजंस को बहुत ही अच्छे से यहाँ शामिल किया गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आगे और पर्टिकुलर आपके आज के टॉपिक से डिटेल क्या है। तो जो फॉर्मेट अभी हमने आपको इंग्लिश में बताया, वही हिंदी में बताया, वही अब आपको देखिए इंग्लिश में भी दिया है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी जल्दी से देख लें। अगर आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली टर्म पूछा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, तो इसमें बैलेंस शीट आती है और दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। जैसा कि हमने बताया था कि इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। अब इस इनकम स्टेटमेंट में ये इनकम स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, वो किस कंपनीज एक्ट में किस सेक्शन में हैं, तो सेक्शन 240 कंपनीज एक्ट 2013 में हैं। और ये 5 होते हैं, हमने आपको बताया था। पहले बैलेंस शीट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हो जाएगा, और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी
एक्सप्लेनेटरी नोट हो जाएगा, मतलब जो विवरणात्मक टिप्पणियां हैं वो आ जाएंगी। तो ये 5 चीज़ें आपकी बहुत ही अहम हैं। तो याद रखिए 240 सेक्शन में कितनी चीज़ों को सजेस्ट किया गया है, तो 5 चीज़ों को यहाँ सजेस्ट किया गया है और इन पाँचों की लिस्ट को आपको याद रखना है। अब हम आगे फॉर्मेट को ले लेंगे और फॉर्मेट को डिस्क्रिप्टिव वे में लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट लिखे गए हैं, यानी वित्तीय विवरणों के कौन से तत्व होंगे, किन किन पर ये फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आप देखते हैं कि एसेट्स आती हैं, लायबिलिटीज़ आती हैं, ओनर्स इक्विटी आती है। तो ये ऊपर की जो 3 मदें हैं, इन 3 मदों का संबंध किससे है? इन 3 मदों का संबंध आपकी बैलेंस शीट से है, जैसा कि आपको दिया गया है। और फिर नीचे 2 मदें हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। और आपको पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट में आता है, और अब पीएल अकाउंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट हम इसको कहते हैं। हिंदी में अब इसको आय विवरण कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए लाभानी खाते का नया नाम क्या है, तो लाभानी खाते का नया नाम इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट इज़ द न्यू नेम ऑफ पीएल अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का नया नाम जो है वो आय विवरण इनकम स्टेटमेंट है। अब इसको जो अभी हमने आपको 3 और 2 के कॉम्बिनेशन में समझाया, उसी को बताया गया है कि असेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी, ये तीनों किसके पार्ट हैं? तो ये बैलेंस शीट के पार्ट हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूसरा पार्ट आपका इनकम स्टेटमेंट आता है। ये आपका पहला पार्ट हो गया, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक बार हम फिर से यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अब हम आपको बताने वाले हैं। तो एक बार फिर से यहाँ समझ लें, ये आपकी बैलेंस शीट है और ये पर्टिकुलर आपका क्या है? इनकम स्टेटमेंट है। अब बैलेंस शीट की व्यवस्था आपके कंपनीज एक्ट के किस शेड्यूल में है? तो याद रखिए शेड्यूल नंबर 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंशन किया गया है। शेड्यूल 3 के किस पार्ट में है? तो याद रखिए पार्ट 1 में शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में किसको मेंशन किया गया है? शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में मेंशन किया गया है बैलेंस शीट को। अब जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, जिसे हम पीएल अकाउंट कहते हैं, वो किस में है? तो वो भी शेड्यूल 3 में है, लेकिन शेड्यूल 3 के किस पार्ट में है? तो शेड्यूल 3 के ये पार्ट 2 में रखा गया है। इसलिए आप याद रखें, ये आपका जो बताया गया था बैलेंस शीट कहाँ है? शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में है, और इनकम स्टेटमेंट जिसको हम पीएल अकाउंट कहते हैं, शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में रखा गया है। इसको भी याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनसे भी क्वेश्चन जो है वो जनरेट होते हैं और इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके बाद हम, और अभी आपको सेक्शन बताया, तो सेक्शन किस में है? 240 कंपनीज एक्ट 240 में इसको बताया गया है। आगे देख लेते हैं। अब जो चीज़ हमने इंग्लिश में बताई, जो हिंदी में बताई, वही चीज़ देखिए आपको यहाँ इंग्लिश में भी दी गई है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इंग्लिश वाले इसको फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि पर्टिकुलर बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा और किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। देखिए वही लिखा हुआ है शेड्यूल 3 एंड पार्ट 1। तो इसमें क्या बनाया गया है? बैलेंस शीट। और अब बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्मेट चल रहा है? तो अब बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट चल रहा है। इसलिए याद रखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पुराने कंपनीज एक्ट में था, जो कि 1956 में हुआ करता था। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वहाँ चलते थे, लेकिन अब ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी वो सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट यानी कि उदग्र या ऊर्ध्वाधर प्रारूप में ही बनाई जाएगी। अब इसमें हम दोनों पार्ट को देख लेते हैं। तो वर्टिकल फॉर्मेट 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट का जो नाम है, उस पहले पार्ट को हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ कहते हैं। इस पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ कहते हैं। और हिंदी में इसका क्या नाम है? हिंदी में इसको कहा जाता है समता व दायित्व। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्टिकल फॉर्मेट के पहले हिस्से को क्या बोलते हैं, या पार्ट 1 ऑफ बैलेंस शीट ऑफ वर्टिकल फॉर्मेट को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसको कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ कहते हैं। ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 को क्या कहते हैं? पार्ट 2 को असेट्स कहा जाता है। तो वो अभी हम इसके बाद वाले
आगे स्क्रीन शेयर करेंगे, वहाँ आपको हम बताएंगे कि पार्ट 2 असेट्स होता है, उनमें क्या क्या आता है। पहले हम पार्ट 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जिसको हिंदी में समता एवं दायित्व कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो समता एवं दायित्व में क्या क्या आता है। तो नंबर 1 ये आपका हेड हो गया। अब इस हेड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला हेड आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हिंदी में अंशधारियों के कोष कहा जाता है, क्योंकि कंपनी के मालिक कौन होते हैं, अंशधारी होते हैं। कंपनी में पैसा लगाने वाले अंशधारी होते हैं, जबकि कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज़ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी को ऑपरेट कौन करते हैं, तो कंपनी को ऑपरेट करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो कंपनी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पैसा लगाने वाले कोई और होते हैं और कंपनी को चलाने वाले कोई और होते हैं। कंपनी के मालिक, कंपनी में पैसा लगाने वाले कौन होते हैं, अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जबकि कंपनी को ऑपरेट करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। अब इसके बाद हम टू द पॉइंट बता देते हैं आपको कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा। तो याद रखिए, अब क्वेश्चन ऐसा जनरेट होने लगा है कि शेयर होल्डर फंड जो हेड है, उस हेड का सब हेड क्या है। तो देखिए इसमें 3 सब हेड दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है। मतलब आपका हेड का मतलब होता है हिंदी में शीर्षक, और शीर्षक का ये पूछा जाता है कि उप शीर्षक क्या है, मतलब सब हेड क्या है। तो याद रखिए शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम अंशधारियों के कोष भी कहते हैं। अब इसके अंडर में 3 सब हेड आ रहे हैं। पहला शेयर कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है, अंश पूंजी। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसको हम संचय एवं अधिक कहते हैं, और इसमें क्या क्या आएगा अभी हम आगे आपको समझाने वाले हैं। फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इन 3 चीज़ों को, ये 3 चीज़ें जो हैं वो सब हेड हो जाएंगी किसकी, शेयर होल्डर फंड की, मतलब अंशधारियों के कोष की। इसके बाद आपको दूसरा नंबर दिया गया है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब वो शेयर एप्लीकेशन मनी जो अभी पेंडिंग है, उस अमाउंट को भी यहाँ लिखा जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज़, जिसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं, तो ये लायबिलिटी दीर्घकालीन दायित्व होती हैं, जिसको हम गैर चालू दायित्व हिंदी में कहते हैं। इन गैर चालू दायित्वों में 4 सब हेड आपको दिए गए हैं, क्योंकि ये नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो मोर देन 1 ईयर के लिए है। 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर कोई लायबिलिटी होती है तो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का ही इस बैलेंस शीट में नाम क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि करेंट लायबिलिटी 12 मंथ की होती है या उससे कम होती है, 12 माह से कम की लायबिलिटी को नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं, सॉरी। और 12 माह से अगर ज़्यादा की लायबिलिटी है तो उसको नॉन करेंट यानी कि गैर चालू दायित्व कहते हैं। तो गैर चालू दायित्वों में देख रहे हैं आप कितने पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया गया है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है। तो दीज आर दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटीज़। अब इसके बाद करंट लायबिलिटी अगला हेड है। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म होता है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, ट्रेड एंड पेबल आएगा, करंट लायबिलिटी आएगा और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आएगा। अब ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, तो ट्रेड पेबल व्यापारिक देय को समझ लें। इस ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, तो इस ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स आते हैं और बिल्स पेबल आते हैं। हिंदी में हम बात करें कि व्यापारिक देय कहते हैं सेकंड बी पॉइंट को। व्यापारिक देय में क्या आता है, तो व्यापारिक देय में आपका 2 चीज़ें आती हैं, एक तो लेनदार आता है जिसको इंग्लिश में क्रेडिटर कहते हैं, और बीपी का मतलब होता है देय बिल, तो बिल्स पेबल आता है। तो आप याद रखिए ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, या हिंदी में अगर हम कहें तो देय खाते जो होते हैं या व्यापारिक देय होते हैं, उसमें 2 चीज़ें आती हैं, लेनदार और देय बिल। तो ये आपका लायबिलिटी साइड हुआ। अब इसके बाद हम असेट साइड को भी देख लें। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट हमने बताया था आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपका असेट्स है, जिसको हम संपत्तियां कहते हैं। अब संपत्तियां भी ओवरऑल देखें तो 2 तरह की होती हैं, एक फिक्स्ड असेट होती हैं, एक होती हैं क्या आपकी फिक्स्ड असेट, और दूसरी क्या होती हैं आपकी
करेंट असेट्स। तो जो आपकी 1 ईयर मोर देन 1 ईयर होंगी वो कहलाएंगी आपकी फिक्स्ड असेट, और जो लेस देन 1 ईयर होंगी, 1 वर्ष से कम होंगी, वो चालू संपत्तियां यानी कि चल संपत्तियां कहलाएंगी, जिसको हम इंग्लिश में करेंट असेट्स कहते हैं। तो करेंट असेट्स लेस देन 1 ईयर के लिए होती हैं, और फिक्स असेट जिसको हम नॉन करेंट असेट्स भी कहते हैं। याद रखिए फिक्स असेट का दूसरा नाम क्या है, नॉन करेंट असेट्स यानी कि स्थायी संपत्तियों का दूसरा नाम गैर चालू संपत्तियां हैं। तो याद रखिए आप, गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां किसको कहते हैं, हम करेंट असेट्स को कहते हैं। तो 12 माह से अगर अधिक होंगी, अगर 12 माह से क्या होंगी, अधिक होंगी, तो फिक्स्ड असेट, और 12 माह से कम होंगी तो करेंट असेट्स। अब फिक्स्ड असेट के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, एक टेंजिबल हो जाता है और एक इंटेंजिबल हो जाता है। तो देखिए टेंजिबल और इंटेंजिबल यानी मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियों में लिखा गया है। इसके बाद आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, WIP दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, जब कोई काम हमारा हो रहा है और अभी वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बना और ना वो हमारा रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल से माल आगे बनना शुरू हो चुका है लेकिन अभी फिनिश्ड नहीं हुआ, अभी वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोसेस में है, तो उसको हम WIP कहते हैं। हिंदी में इसको निर्माणाधीन कार्य कहा जाता है, इसको हिंदी में चालू कार्य भी हम कहते हैं। ये भी आपका किस में आएगा, नॉन करेंट असेट्स मतलब फिक्स्ड असेट में आएगा। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो आगे देख लेते हैं। पर्टिकुलर दिया गया है टेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। तो टेंजिबल असेट मतलब जो हम कोई चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग बन रही है, हमारा प्लांट एस्टेब्लिश हो रहा है, तो उन इंटेंजिबल असेट को जो कि अंडर डेवलपमेंट है उनको भी यहाँ फिक्स्ड असेट में लिखा जाएगा। वैसे भी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर सब क्या होता है, ये असेट आपकी वो असेट होती हैं जो कि फिक्स्ड भी हैं और टेंजिबल भी हैं। अब बी पॉइंट आपको दिया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो जो मोर देन 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट होगा वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगा। फिर डिफर्ड टैक्स असेट दिया है, लॉन्ग टर्म लोन दिए हैं, और इस प्रकार से आपको नॉन करेंट चीज़ें दी गई हैं। अब नॉन करेंट के बाद दूसरी कैटेगरी का नाम करेंट असेट्स है, जिसको हिंदी में हम चालू संपत्तियां कहते हैं। चालू संपत्तियां वो होती हैं जो 1 साल से कम के लिए होती हैं, इनमें करेंट इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है। अब बताइए ट्रेड रिसीवेबल किसका कॉम्बिनेशन है, पिछली बार भी बताया था। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको व्यापारिक प्राप्य कहते हैं। व्यापारिक प्राप्य इसको कहा जाता है, व्यापारिक प्राप्य। और ट्रेड रिसीवेबल जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, तो ये कॉम्बिनेशन है डेटर्स का। इसमें डेटर्स आता है जिसको देनदार कहते हैं, और प्लस बिल्स रिसीवेबल आता है जिसको हम प्राप्य बिल कहते हैं। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। आगे इन्वेंट्री दी गई है, कैश दिया है, शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस है, और अदर करंट असेट्स हैं। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट जो है वो 2 भागों में बटी हुई है। पहले भाग का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, पहले भाग का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है जिसको समता एवं दायित्व कहते हैं, और दूसरे भाग का नाम, सेकंड पार्ट का नाम क्या है, असेट्स है, जो कि अभी आपने देखा। अब इसके बाद हमने जो आपको बैलेंस शीट में बताया था कि रिज़र्व एंड सरप्लस आता है, उसका डिटेल भी एक बार देख लें कि रिज़र्व एंड सरप्लस किसके अंडर में आता है। तो ये सब हेड है, याद रखिए ये क्या है, ये सब हेड है। और ये किस चीज़ का सब हेड है, किसके अंडर में आता है, तो ये सब हेड रिज़र्व एंड सरप्लस जो है ये सब हेड है, उपशीर्षक है। लेकिन किस शीर्षक के अंतर्गत आता है, तो ये शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में ये आता है। तो शेयर होल्डर्स फंड आपका हेड है, और उसका सब हेड जो है वो क्या है, रिज़र्व एंड सरप्लस है। अब इस रिज़र्व एंड सरप्लस को हिंदी में संचय एवं आधिक कहा जाता है। तो इस संचय एवं आधिक में क्या क्या आता है, ये इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ आपको दी गई हैं, ये सारी मदें जो हैं इसमें मेंशन की जाती हैं। कैपिटल रिज़र्व आएगा, पूंजी संचय जिसको बोलते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व, रिवैल्यूएशन रिज़र्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और जितने भी अदर रिज़र्व होंगे जो लॉन्ग टर्म नेचर के होंगे वो सारे रिज़र्व आपके रिज़र्व एंड सरप्लस में आ जाते हैं। तो रिज़र्व एंड सरप्लस इज़ द सब हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, मतलब अंशधारियों के कोष का उपशीर्षक जो है वो संचय एवं
आधिक्य है और संचय एवं आधिक्य इसमें आता है। अगर आपसे पूछा जाए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ आएगा, तो वो भी संचय एवं आधिक्य में आएगा, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता भी पीएल किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो एग्ज़ाम में हेड और सब हेड से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। अब इसके बाद करेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में भी इस तरह दिया गया है। अभी हमने लाइबिलिटी साइड से कुछ मदे ली हैं। आपको व्यापारिक देयता बताए थे कि इसमें क्रेडिटर आता है और बिल्स पेबल आता है जो 12 माह से कम होता है। तो देखिए जितनी भी करेंट लाइबिलिटी होती हैं वो लेस दैन 12 मंथ होती हैं। तो जो अभी हमने आपको करेंट लाइबिलिटी बताया उस करेंट लाइबिलिटी के ये क्या हो गए हैं, ये सब हेड दिए गए हैं और इन करेंट लाइबिलिटीज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो आज हमने बैलेंस शीट के वर्टिकल फॉर्मेट का एनालिसिस आपको बताया। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से आप लाइक का बटन हिट कर दें और चैनल पर अगर आप नए थे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इसी तरीके से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक आते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।